अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। हम बात करेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। बज़ाहिर बेकार नज़र आने वाली चीज़ें बेपनाह कदर और कीमत की मालिक होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि कोई इनकी कदर और कीमत को पहचाने तो सही। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी अशिया की जिन्हें बेकार समझकर ज़ाया कर दिया जाता है, हालांकि इनके इस्तेमाल से हम सालाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला कमा कर अपनी मैशियत को बहुत मजबूत कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से या तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते या हमारे पास मालूमात और टेक्नोलॉजी का फुकदान है। बज़ाहिर बेकार नजर आने वाली अशिया तो हजारों की तादाद में है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि गंदम की कटाई के बाद बच जाने वाला जो भूसा है इसकी, जिसे पंजाबी में तूड़ी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भूसे से बेहतरीन किस्म का कागज़ तैयार किया जाता है? हर साल कागज़ इम्पोर्ट करके खती रकम हम खर्च करते हैं, लेकिन हम हैं कि भूसे को जलाकर धुएं में हवा की तरह उड़ा देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भूसे यानी तूड़ी को हम अपने फ़ायदे में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इससे पैसा कमाया जा सकता है। और साथ ही हम देखेंगे कि शिकागो में होने वाली जो नेटो कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या पेशरफ्त हुई, नेटो सप्लाई की बहाली के लिए पाकिस्तान को किस तरह के दबाव का सामना है और आइंदा आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। हम आपको साथ ये भी बताएंगे आज कि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तुर्क वज़ीर आज़म ने किसको क्या नसीहतें की, इस बारे में बात करेंगे। और आज का सवाल भी हम आपको बताएंगे। सवाल हमारा ये है कि अफगानिस्तान पर अमरीकी फौज कशी से आप क्या समझते हैं कि इलाके में बेहतरी आई या बर्बादी हुई। इन सब बातों खबरों पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद समी साहब और काजी साहब की खबरें भी लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ नुमाइंदे भी होंगे। जुल्फ़िकार मैथू होंगे, मियाँ गफ्फार होंगे और टेक्सला से हमारे साथ होंगे सैयद सदफ, और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। अपने सवाल का जवाब दीजिए, SMS कीजिए, ईमेल कर दीजिए या कॉल करके अपने सवाल, हमारा जो सवाल है उस पर राय दीजिए। सवाल में एक बार फिर आपको बता दूं, सवाल हमारा ये कि अफगानिस्तान पर अमरीकी फौज कशी से इस इलाके में क्या बेहतरी हुई या बर्बादी हुई, इस पर अपनी राय का इज़हार कीजिए। आप खबरें लेते हैं समी साहब और काजी साहब से। जी समी साहब, पहले आपसे ले लेते हैं। शाजिया, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हो रही है और अब तक जो सामने है डाटा उसके मुताबिक कम से कम 13 से 14% कमी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं। आप जाएं, पेट्रोल उसी तरह महंगा है और वो जो वजारतें हैं वो छोटी सी खबर लीक करवा देती हैं रोज़ाना कि इतनी कमी का इम्कान है, इतनी कमी का इम्कान है। लेकिन जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये वफाकी हुकूमत की भत्ताखोरी है कि जब कीमतें मुंसलिक कर दी गई आलमी मंडी से और वहाँ पे कम हो गई कीमतें, $123 पर बैरल से कम होकर $107 पर बैरल आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कोई उसका फ़ायदा नहीं है और हम उसी तरह वो कीमत देने पर मजबूर हैं। फिर इसके अलावा एक और अहम मसला है, वो थी एक येलो कैब स्कीम जो पंजाब गवर्नमेंट ने दोबारा शुरू की। पहले भी थी और उसमें कहा गया कि हम रोज़गार फ्राहम करेंगे। बड़ी अच्छी स्कीम थी ये कि आप अगर मौका देते हैं रोज़गार फ्राहम करने का। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि लोगों ने पिछले 6-6, 7-7 महीने से पैसा जमा करवाया हुकूमत को, लेकिन अभी तक हुकूमत ने गाड़ियाँ नहीं दी। और जिन लोगों ने जो डाउन पेमेंट दी थी, बेचारों ने, गरीब लोग थे या मतवसत तबके के, वो कुछ बल्कि अक्सर लोगों ने कर्जा प्राइवेट लैंडर से उठा के तो वो पैसे दिए थे। गाड़ी मिली नहीं, डाउन पेमेंट पे जो सूद है वो भी इंटरेस्ट बढ़ के वो 50-60 हज़ार रुपया हो गया। और बताया ये जा रहा है कि हुकूमत पंजाब इसलिए नहीं दे रही गाड़ियों की चाबियां क्योंकि वो पंजाब बैंक में पैसे जमा है, वो तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए बन जाते हैं। उसका जो मार्कअप है काजी साहब, उसका जो मुनाफा है ना, वो जो पंजाब हुकूमत का जो डेफिसिट है ना, शायद उसको पूरा करने में वो लग रहा है। इसके अलावा हम हमेशा बात करते हैं यहाँ पर इलेक्शंस की। काजी साहब का ये ख्याल है कि मौजूदा निज़ाम में कोई भी ऐसा आदमी सामने नहीं आ सकता क्योंकि बहुत सारी जो अक्सरियत है वो तो या अमीर है या फिर जो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो वोट्स में हिस्सा ही नहीं डालती। तो इलेक्शन कमीशन ने एक रिफॉर्म पैकेज भेजा है लॉ मिनिस्ट्री को, जिसमें यह तजवीज़ किया गया है कि अगर कम अज़ कम 10% जो है ख़वातीन किसी भी हल्के की, उन्होंने अगर वोट नहीं डाला तो वो इलेक्शन नतायज हर हल्के से तो वो इलेक्शन नतायज जो हैं वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। फिर आज सुप्रीम कोर्ट में शाजिया
बड़ा इंपॉर्टेंट केस है लापता अफराद का, उसके हवाले से तवक्को की जा रही है कि चीफ जस्टिस आज फैसला देंगे, क्योंकि कल उन्होंने ये कहा था कि अब हम बताएंगे कि ये इस तरह बात नहीं बनेगी, मुअत्तल नहीं करेंगे, कोई फैसला करेंगे, तो उसके हवाले से तवक्को है फैसले की। और फिर आपने अपनी ओपनिंग में बात की जो तुर्की के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने क्या नसीहत की, जिसमें एक तो ये भी थी कि अपोजिशन जो है वो इस्लाहात करे, हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश न करे, लेकिन जो कन्फ्रंटेशन है बड़ी सियासी जमातों में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उसमें एक नई डायमेंशन आ गई है। कल जो सिंध के वज़ीर हैं अय्याज सोमरो, उन्होंने कहा है कि जी चौधरी निसार अली ने सिंधी टोपी और अजरक के बारे में बात कही थी, हमने इनको 2 दफ़ा यहाँ पर असम्बली की कामा कमेटी में बुलाया, ये नहीं आए, अब 29 मई को फिर बुला रहे हैं, अगर ये नहीं आए तो इनको हथकड़ियाँ लगाकर हम वहाँ असम्बली में लेके आएंगे। तो पता नहीं कि हम ये कहाँ जा रहे हैं और ये जो कन्फ्रंटेशन है इसका क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ। असल में जब वो आप वाली बात है ना, जब ये कोई असल काम नहीं कर सकते तो फिर ये ऐसे मौला जट वाली स्टेटमेंट दे देते हैं और ये सारी जालसाजी है। मैं आता हूँ अपनी खबरों की तरफ। आज जो रिपोर्ट मैंने सबसे पहले शामिल की है शाजिया, वो ये है कि 2006 से इस पंजाब में शुगर मिलों की जो नई शुगर मिलें लगाने पे पाबंदी आएगी। ये पाबंदी बुनियादी तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आयद की गई थी और इसको कंटिन्यू रखा गया। बीच में गाह जो मौजूदा बिलें हैं उनमें उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की तो मिलती रही इजाज़त, मगर नई नहीं लगाएंगी। ये ख़ास तौर पे मैंने खबर इसलिए शामिल की, कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि एकदम से पता चला जी शुगर जो है वो कम है और उसकी कीमत बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है और तमाम मालकान ने कहा जी कीमत बढ़ा दे। फिर मजबूरन हुकूमत ने कहा चले जी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जब इंपोर्ट की बात आई तो न जाने कहाँ से शुगर बाहर आ गई और 50 रुपये भी वो देने पर तैयार थे। और इसकी एक डायमेंशन और भी है, सिर्फ ये शुगर मिले ही नहीं, ये तमाम मालकान जो है सियासत के बड़े बड़े हमारी कदावर शख्सियात हैं। और एक राय और थेरी या मुझे करीनी हकीकत लगती है वो ये भी है कि ये एक पॉलिटिकल कब्जे की भी सूरत हाल है। इस पर देखेंगे ये क्या इसमें सच और क्या इसमें झूठ है। और दूसरी खबर भी हमारी मैशत से जुड़ी हुई है। बैरूनी कर्ज़ों पर जो हमारी अदायगी थी वो बढ़ती चली जा रही है। इस क्वार्टर में उसमें 72% इजाफा हुआ है और उसमें इजाफा इसलिए हो रहा है कि ज़ाहिर है कि अब पैसे आना बंद हो गए हैं और हमने 2010 से जो कर्जे लेने बंद कर दिए, तो अब हमारी अदायगी है, उसकी वजह से रुपए पे बहुत बुरा प्रेशर आया और कल आपने देखा रुपया बुरी तरह रिकॉर्ड उसमें गिरावट आई। तो ये प्रेशर्स आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। और याद रहे कि बजट भी हमारे करीब आ रहा है। इसी से जुड़ी हुई बात के बजट का खसारा पहले हमारा ख्याल था 4.2% होगा, फिर हमने रिवाइज़ करके 4.7% किया और अब 5% पहले 10 महीनों में हुआ है। मामला ये है कि हम अपने अखराजात में बिल्कुल कमी नहीं कर सके, उसकी वजह से ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये सारे जो मैक्रो इकनॉमिक इम्बैलेंसेज हैं ये सामने आ रहे हैं और ये इकट्ठे हो रहे हैं और इस बारे में कौन देखेगा और क्या करेगा ये तो देखने की बात है, मगर ये बड़े अलार्मिंग है। और एक खबर जो आपके सवाल से जुड़ी हुई है और जिस पर हमने कल भी बात की थी, अफ़गानिस्तान से अगर ये चले जाते हैं तो क्या होगा। जो यूनाइटेड नेशन के कुछ हर इदारे में, चाहे वो कितना ही गैर आम और बेमानी क्यों ना हो जाए, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, मगर उसमें कुछ लोग सीरियस होते हैं, वो समझते हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसी नौज़ायदा रियासत एक उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है कि एक डेंजरस बेबी स्टेट जो है ये छोड़ के यहाँ से बाहर निकलेंगे। और जो अभी आपने सवाल किया कि क्या इस इलाके में फौजकशी करके क्या अच्छाई हमने हासिल की और क्या बर्बादी हासिल की, आप ज़रा ज़हन में रखें कि एक इंतहाई करप्ट गवर्नमेंट हेडेड बाई हामिद करज़ाई ऊपर बैठी हुई है, तालिबान लड़ रहे हैं, अब काबुल से बाहर इनकी कोई रेट नहीं है जी। जब निकलेंगे तो निकलने के बाद उसका क्या हाल होगा और वो क्या बातें थी, वो क्या गोल थे जो हमें बताए गए टीवी स्क्रीनों पे बैठ के कि ये आके है टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन आए हैं और यहाँ से मिलिटेंसी और रुजतियत ख़त्म करेंगे, उस ये मजीद बढ़ा के अब यहाँ से वापस जाएंगे। ये है बैलेंस शीट, इस पर बात सही। चलें इसी पर हम भी प्रोग्राम में पहले बात कर लेते हैं। शिकागो कॉन्फ्रेंस, नेटो कॉन्फ्रेंस हुई शिकागो में, 2 रोज़ के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन समी साहब जो अहम मसला था नेटो सप्लाई का वो तो हल नहीं हो सका, ये कैसे हल होगा? अच्छा, ये मैं नेटो पर कमेंट करने से पहले मैं एक आज जो जब आपने मुझसे मेरी खबरें पूछी तो एक मैं खबर मेरे रन डाउन में थी लेकिन मैं बताना भूल गया, वो इस पर आज बात करेंगे। काजी साहब, वो टेक्सला में पहाड़ियाँ हैं, वो फेडरल कैपिटल के पास, वहाँ पर अदालत ने यह हुक्म दिया हुआ है कि आप स्टोन क्रशिंग ना करें क्योंकि बजरी 80% जो है पाकिस्तान की वहाँ से आती है। लेकिन वो क्या हो रहा है वहाँ पर कि रात के वक्त जो बासर लोग हैं वो हुकाम की मिली भगत से अपने स्टोन क्रशर्स चलाते हैं, ब्लास्टिंग भी करते हैं और वो बजरी उठा के भेज रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट को तो है ही है, लेकिन पहले हमने जिक्र किया था कि कुछ लोग सिंध में जेल खा गए, उससे पहले ये खबरें आती थी कि इंजन खा गए, अब ये टेक्सला की पहाड़ियों को खा रहे हैं। वो पूरी की पूरी पहाड़ियाँ रात की तारीखी में उन्होंने गायब कर दी है। इस पर बात करेंगे। अब मैं आता हूँ, आपने बात की नेटो की,
मैं देख रहा था सारी कॉन्फ्रेंस जो है, रात गए इनका सदर ओबामा का वो इजलास, उनका खिताब भी था जिसमें उन्होंने अमेरिका ने बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बताया कि वो अपने मफाद पर चलते हैं और जो उनकी दोस्ती हैं वो मफादात पर मबनी है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन लोगों का या उन ममालिक का जिन्होंने वार ऑन टेरर में साथ दिया था, उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। एक तो उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का जिक्र कर दिया, वो जो एक रूट है जहाँ से वो लेके जा रहे हैं, उन ममालिक का, फिर कुछ दूसरे ममालिक का, अफगानिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का कोई तो फिर पाकिस्तान के किरदार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं वो? पाकिस्तान का किरदार वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, पाकिस्तान का किरदार है ही बहुत अहम। हम जो जियोग्राफिकली जहाँ पर हम प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान की मदद के बगैर अफ़गानिस्तान में पीस का रास्ता नहीं जाता। और अगर ये जंग जो इन्होंने शुरू की, जैसे काई साहब ने कहा, जिसको ये कहा गया कि बड़ी सिविलाइजेशन की होगी, लेकिन बाद में ये सामने आया कि मकासद कुछ और थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की मदद के बगैर कामयाब भी हो सकती है। लेकिन मैं फिर कुछ पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स को भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के सदर को वहाँ पर बड़ा सर्द मौरी का सामना करना पड़ा, बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स है। भाई देखें, बात यह है कि हमने नेटो सप्लाई बंद की हुई है, हमने अमरीकी मफादात के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इन हालात में अगर पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन जाएगा तो यकीनन उसको कोई बड़ा वार्मली रिसीव नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल सही, जनरल कियानी ने कल जो तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में रिसेप्शन था, उसमें उनकी कुछ गुफ्तगू आज आई हुई है अखबारात में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ्रीकैन है दोनों, किसी को भी जो उनको कामयाबियों की वो जो तवक्को कर रहे थे वो नहीं मिली, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तानी पॉलिसी का जिक्र करेंगे। काई साहब देखें, ये जो आपने बात की ना, उन्होंने सर्द मेरी का जिक्र किया, जब भी आपके हुक्मरान बाहर जाते हैं वो जैसे बिहेव करते हैं उनके सामने, तो वो अपना क्लास कैरेक्टर बता रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि हम कौन लोग हैं। अगर सदर पाकिस्तान ये बात बजा है कि यहाँ से वो निकल नहीं सकते हमारी मर्जी के बगैर, यहाँ से उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो यहाँ से उन्होंने निकाल के ले जाना है। और अगर ये मैं खबर नहीं पड़ी, अभी आपने बताया, यकीनन दुरुस्त होगी कि उन्होंने शुक्रिया अदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। बात ये है कि अभी हमें बड़ी दानिश और बड़ी क्या प्रैग्मेटिज्म के जो मशवरे देते हैं, भाई बात तो करो उनसे। मैं 10 दफ़ा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका यहाँ सालाना मफाद है। यहाँ अगर हम ना चाहें, और हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, भले कुछ भी हैं भाई, मीशत की तो हालत हमने बता दी, हमारे पास भी वो न्यूक्लियर स्क्रैप पड़ा हुआ है जो उनके पास है, और हमारे पास डिलीवरी सिस्टम भी है। क्यों बनाया था आपने? इसलिए इस दिन के लिए बनाया था कि जब हमारे सदर पाकिस्तान वो जाएं तो वो उनसे सर्दमेरी करें। बात यह है शाजिया, अगर आप मेरे साथ कोई ज़्यादती रवा रखती है ना, तो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि इसमें मेरी कहाँ कमी है। हम मामला करते हुए जो एक माइंड सेट बन गया हमारी रूलिंग एलीट का कि भाई वो तो उसके बगैर तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है दुनिया में कोई। मैं ये देख रहा हूँ और बार बार मिसालें देता हूँ, छोटे छोटे मुल्कों के जो सरबराहान हैं, जिनकी शायद इसी वजह भी यही है कि वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से होके नहीं आए, वो खड़े हो जाते हैं और अपने अवाम के मफाद में बात कर लेते हैं। इनसे क्यों नहीं होती भाई? अच्छा, 2014 के बाद वहाँ पर हालात थमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो तो मैं काजी साहब की बात का रिस्पांस जो देता हूँ, उससे पहले आपने ये जो सवाल किया, 2014 अमरीकी जो सदर हैं या अमरीकी जो आमायदीन हैं, वो तो बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक हैं और बड़ी एक ऐसी पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस 2013 में संभाल लेंगी बंदोबस्त सारा। लेकिन जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, अभी सेनेटर डायन फाइनस्टाइन और रिक रॉजर्स जो हाउस और सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह अमेरिका के, उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का दौरा करने के बाद गए हैं, उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अच्छा। CIA की असेसमेंट ये है कि जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे तो जो तालिबान हैं आप उनको आने से नहीं रोक सकते। अच्छा। क्योंकि करज़ई गवर्नमेंट में इतनी पोजीशन या इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बात को संभाल सके। लेकिन काई साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि खड़ा होना और न्यूक्लियर स्क्रैप और हम उन्हें बताएं ये असला किस लिए बनाया, आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अयाज चौधरी का। उन्होंने पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो तरजीहात है ना, उस पर बड़ी खुलकर उन्होंने बात की है और ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए ये इस वक्त एक बड़ा अहम मौका है कि हम अपने आप को रीडिफाइन करें और अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें। उनका ये कहना है कि आज हम जिस हालत में हैं उसकी वजह यह है कि माजी में हमने अपने मफाद की बजाय जो दूसरी बड़ी कुव्वतें थी उनके मफाद को मद्देनजर रखकर हमने पॉलिसीज़ बनाई। और एक जो बात है कि दुनिया में हम काबिल इज़्ज़त सिर्फ इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। काबिल इज़्ज़त हम तब होंगे जब हमारे पास इन्वेंटर्स ज़्यादा होंगे, थिंकर्स ज़्यादा होंगे, फिलासफर ज़्यादा होंगे, जब हमारी इकोनॉमी ज़्यादा तरक्की करेगी। और एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तब बड़ा बन सकता है जब आपको जितनी अमेरिका से नफरत है उससे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत हो। तो बुनियादी तौर पर मेरा एक सवाल आपसे, ये जो थिंकर और जो इन्वेंटर्स हैं
ये बम मारने से निकलेंगे, ये स्कूलों पे बम मारने से निकलेंगे, ये स्कूल बनाने से मिलेंगे, कॉलेज बनाने से मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज बनाने से मिलेंगे। आप अपने पैसे जो हैं वो बम खरीद के अमेरिका बहादुर के कहने पे मारते रहें, बाकी जो स्कूल बच्चे हैं उसे मिलिटेंट उड़ा दें, तालीम पे आपका खर्चा शर्मनाक हद तक कम हो, तो इन्वेंटर कहाँ से आएंगे? खला से आएंगे। बात यह है कि आज साहब से ये भी मैं पूछूंगा, कभी मुलाकात उनसे तो नहीं हुई, कि हुजूर जब आपको पता ही नहीं है ना सदर पाकिस्तान को ना ही अपना किबला प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो आपकी वजारत खजाना है वो किसके पास है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो मुबशर हसन थे उसके वजीर ख़जाना। बुनियाद ही आपकी माशी पॉलिसियाँ होती है। ये वही वजीर ख़जाना है जो कि वजीर थे प्राइवेटाइजेशन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। आप सिर्फ बातों से, सियासी बयानात से इन्वेंटर पैदा नहीं कर सकते, कुछ कंक्रीट काम जमीन पे करने पड़ते हैं। आपको बताना पड़ता है कितनी यूनिवर्सिटियां बनेंगी, उसमें इतने बच्चे पढ़ेंगे, उनमें से हम इन्वेंटर निकालेंगे। जब आपकी मैशत उनके हाथ में, फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में, आपको वो स्नब कर रहे हैं और आप हम आगे से हंस रहे, कोई बात नहीं, हम तो नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बड़ा आपने जो ये बयान दिया है ना कि हम हंस रहे हैं और हमारी खारजा पॉलिसी उनके हाथ में, अगर इस वक्त उनके हाथ में होती तो नेटो सप्लाई बहाल होती। इस वक्त हम उनको बता रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसी अपनी तरजीहात के मुताबिक तय करेंगे। आज इस प्रोग्राम में मिलियंस ऑफ लोगों के सामने हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये पॉलिसी कब बहाल होगी और कैसे बहाल होगी और किन शर्तों पर। चलिए मुझे कॉलर ले लें। रावलपिंडी से कॉलर है यूनुस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद साहब से पहले तो समी साहब को, काजी साहब को, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ मेरी एक सजेशन भी है कि अगर ये प्रोग्राम अगर रात को आप करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी सारे लोग ऑफिस जा रहे होते हैं और साथ मतलब आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट अहमियत हमारी है पाकिस्तान की, और क्या हम इतने गिर गए हैं कि ओबामा साहब चलते चलते अगर हमारे सदर से सलाम ले लें, मुसाफा कर लें, तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि बेहतरीन सफारतकारी सब पे भारी। क्या मतलब हम इतने गिर गए हैं, इतनी मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी है इस खित्ते में, ठीक है। और गुजरते गुजरते वो अगर हमसे मुसाफा करते हैं तो हम इसको मतलब इतना बढ़ा चढ़ा करते हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका यूनुस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उनका कमेंट कर दें। देखें, जो उन्होंने बात ये की है ना कि अगर कोई जाते जाते हाथ मिला ले और उसको हम कहें कि सफारतकारी सब पर भारी, मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त मामला सफारतकारी के साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड की वजह से हमें पूरी दुनिया से रेजिस्टेंस का सामना है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, मैं उसको कंक्लूड करूंगा इसके साथ ही कि अयाज चौधरी साहब का मैंने जिक्र किया, तो काजी साहब ये जो बेसिकली इस वक्त जो सारी सूरत हाल है ना नेटो की, अगर अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है तो हमें मेरा ख्याल है इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो यहाँ से चले जाएं। इस खित्ते की जो भलाई है ना वो इसी में है कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर हैं वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे, और हमारे लिए सबसे बेहतर यही बात हो सकती है कि वो यहाँ से चले जाएं। हम और कह रहे हैं वो चले जाएं, और उसको दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, वो जो अगर यहाँ से जा रहे हैं ना, कल जो हमने बात की थी अपने जो नुमाइंदे हैं हमारे अमेरिका में, उनके यहाँ एक अब इसके बारे में वेस्टर्न एजेंसीज ने, न्यूज़ एजेंसीज ने पहली दफ़ा अनपॉपुलर वार को बड़ा बार इस्तेमाल किया उन्होंने। इट इज सो अनपॉपुलर कि वो खुद दो बातों से मजबूर होकर जा रहे हैं, और हमेशा दो वियतनाम से उस वक्त बाहर गए थे जब अवाम का प्रेशर उन पे आया था, जब एक वहां पे मूवमेंट शुरू हो गई थी अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मैशत का अंदर से बोलोराम हो चुका है, एक दुनिया की सबसे मकरूज रियासत अमेरिका बन चुका है, तो वो अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें ट्रैम्पल ओवर करके ना निकलें, आप जाएं, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो उसके आने की मुखालफत है समी साहब। जब ये सारे यहाँ इदारे और ये सारा मीडिया और आप शायद मुखालिफ थे। हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो तो मुखालिफ नहीं थी, उन्होंने तो फैसिलिटेट किया। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग, और आने वाली सबसीक्वेंट गवर्नमेंट्स ने भी उसको सीने से लगा लिया। देखें उसको जमहूरी हुकूमत ने भी सीने से लगा लिया। हिस्टोरिकली क्या था, सबसे पहले ये कहा गया कि ये अमेरिका की वार है, अमेरिका ने कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो फिर हमने फिर ये कहा कि नहीं, अभी ये नहीं कहा हमारी वार है, फिर ये कहा गया कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, फिर उसके बाद कहा गया ये हमारी जंग है, यानी ये अमेरिका की जंग थी लेकिन 8-9-10 साल में ये हमारी जंग होगी बन गई। अच्छा, किसकी नाअहली थी? ये हमारे हुक्मरानों की। कौन से हुक्मरानों की?
जो पहले डिक्टेटर थे, मुशर्रफ थे, अभी जमहूरी हुकूमत, डिक्टेटर्स की जिनका आप समझते हैं कि उनके दौर में बड़ी ग्रोथ हुई, बड़ी तरक्की हुई। डिक्टेटर्स की नायली थी ना, और उसके बाद जमहूरी हुकूमत की बिल्कुल इनकी भी नायली है। किसने रोका? वो अपनी मर्जी से। हुजूर उनकी पॉलिसी चेंज हुई है तो वो जा रहे हैं। आज वो इनको कह देना हम लड़ेंगे तो ये कहेंगे लड़े, हम ही कह देंगे। आज वो तो कह रहे हैं कि अब नेटो सप्लाई कल तक आपके वजीर आके कह रहे थे कि जनाब ये हमारी जंग है। आज पॉलिसी वाशिंगटन में बदली तो इनकी पॉलिसी, वाशिंगटन की पॉलिसी सर ये देखें यही होता रहा है। पहले ये मुजाहिदीन थे, अब ये दहशतगर्द बन गए। उन्होंने मुजाहिदीन कहा, आपने कहा मुजाहिदीन है। अब दहशतगर्द बने, आपने कहा दहशतगर्द है। ये है, ये इसको इस पे मजमून लिखवाएं, इससे मजमून लिखवाएं किसी। एक मुझे सिर्फ एक सेंटेंस बोलें काजी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की इस्लामाबाद की जो पॉलिसी है वो अमेरिका से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हमें सारा ब्रंट्स सहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका और वेस्ट हमारा मुखालिफ हुआ है। खुदा के लिए इसको अप्रिशिएट करें, इसको ये मत समझें कि कोई तब्दीली नहीं। आप देखें तो सही, अगले चंद दिन आगे चलें तो सही। चले मुझे कॉलर ले लेंगे कोयटा से। ज़मान कोयटा से गुजारिश ये है कि आपका जो सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक तो मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ हज़रात, दोनों सहाफ़ी हज़रात अगर अपने अपने पॉलिटिकल बैगेज को ज़रा पीछे रखकर एनालिसिस किया करें तो हमें भी बात समझ में आया करेगी। दोनों हज़रात का एक पॉलिटिकल बैगेज है, हमें मालूम है, लेकिन बराए मेहरबानी ज़रा एनालिसिस करते वक्त अपना पॉलिटिकल बैगेज ज़रा एक तरफ रखा करें। रुजत पसंदी और ये और तरक्की पसंदी, और कोई PSF से किसी वक्त मुंसलिक था कोई जो है वो उससे, तो इससे जो है वो आप गैर जानिबदार तज्जिया नहीं कहा। आपने अफगानिस्तान के लिए सवाल किया है। अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले तो फौज कशी, आपका सवाल ही इस लिहाज से गलत है कि फौज कशी भी किसी भी जगह के ऊपर मुस्बत असरात तो कर ही नहीं सकती। किसी भी इलाके में अगर आप जाएंगे फौजकशी करेंगे, वहाँ का पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढे बगैर, तो एक तो वहाँ मुस्बत असरात तो आ ही नहीं सकते, उसके हमेशा मनफी असरात होंगे। जो सबसे बड़ा हुआ है, इस खित्ते की मईशत तबाह हुई है अफगानिस्तान में आने के बाद। अमेरिका के सबसे बड़ी बात ये यहाँ के नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वैल्यूज खत्म हो गई हैं, और उसकी वजह से एक तालिबानाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म आया है। फौजकशी करने से सबसे जो अहम, इसकी तरफ हमारी तवज्जो हमारे तज्जिया निगारों की नहीं जाती कि हमारे वैल्यूज जो हैं वो खत्म हो गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वैल्यूज और जो मनफी पोशीदा कुव्वतें हैं उन्होंने सर उठाया। बहुत शुक्रिया ज़मान, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ पॉलिटिकल बैगेज के हवाले से। अभी इन्होंने एक जवाब दिया, उस जवाब में इनका अपना पॉलिटिकल बैगेज मौजूद था, एक राय थी। प्रॉब्लम क्या हुआ पिछले 15-20 साल में? नजरिया गाली बन गया, सिर्फ दुकानदारी आ गई, चाहे वो सियासत थी, कोई कारोबार था, वो एक बिजनेस प्रपोजिशन बन गया। मैं कहता हूँ, और आज फिर जो दुनिया रो रही है, वेस्ट में क्या है, यूनान के अवाम नजरिया मांग रहे हैं, अमेरिका के अवाम शिकागो की गलियों में खड़े होकर नजरिया मांग रहे हैं। नजरिए का मुख्तलिफ होना या आपसे मुख्तलिफ होना या आपके बरक्स होना ये जायज़ है। कोई इंसान अपने सोच के मुताबिक, मगर उसमें कम से कम कोई सोच तो हो, कोई बंदा किसी चीज़ को ना तो कह सके। तो मेरा नहीं ख्याल के आइडियोलॉजिकल बैगेज से कोई आदमी आज़ाद होता है जब वो एनालिसिस कर रहा हो। अच्छा, मैं एक छोटा सा रिस्पॉन्स दे दूं उनका। उन्होंने गालबन जो कैसा बात कही है ना कि पॉलिटिकल बैगेज को छोड़ दे, वो इस सेंस में कह रहे थे कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो एक एनालिसिस ऑब्जेक्टिवली आपको करना होता है, या आप जब कोई भी एनालिसिस करते हैं तो अपने आप को, फिर अगर कोई पोजीशन है, कोई पॉलिटिकल बैगेज है, तो आप अपने आप को अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले आप बताते हैं कि आपके ये ख्यालात हैं और फिर आप वो एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम दुनिया की तरह नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में जो भी जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जो भी फिलोसफर हैं या उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लिबरल हैं, कंजर्वेटिव हैं, डेमोक्रेटिक हैं, क्या हैं। लेकिन यहां पर ये मसला है कि जब बात आती है तो कोई आदमी अपनी जो एफिलिएशन है उसको तस्लीम नहीं करता और कहता नहीं जी मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। ये कॉलर की जो बात, वो एक जनरल उन्होंने बात की। ऑब्जेक्टिविटी तो क्या, देखिए आपको यू हैव टू टेक साइड्स। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ अफगानिस्तान का मसला है, अभी हमने सवाल क्या किया, लश्कर कशी, ये सवाल हमने कोई बेमानी नहीं किया था, इसलिए कि यहाँ पे लोग कह रहे थे, यहाँ पे वेस्टर्न लिबरल हमारी बहसें हो रही थी थड़ों पे, चौकों में, होटलों में, कि बड़ा अच्छा होगा, ये तालिबान नहीं तो खत्म हो जाएंगे, ये ले उड़ेंगे। और हम ये कह रहे थे, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि इराक में अलकायदा नहीं थी हमले से पहले, अब अलकायदा वहां है। हमारा अर्ज हमने ये किया कि हुजूर आप ये जब बम मारेंगे इनको खत्म करने के लिए तो ये और बढ़ेंगे, और तारीख ने साबित किया। और यही सवाल था बेसिकली। वक्त तो एक ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि वो अशिया जिन्हें हम बेकार समझते हैं उनको अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। जुल्फ़िकार मेथू हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे शकील अहमद। चेक ब्रेक के बाद बात करेंगे।
खुशामदीद। हर साल गंदम की कटाई के बाद वो जो भूसा बच जाता है, बजाय इसके कि हम इसको मुख्तलिफ अशिया के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो उसको कर सकें, मुख्तलिफ अशिया बना सकें, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं खुद ही बनाकर और उससे पैसा कमा सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। समी साहब, क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें मालूमात नहीं है, किस चीज़ की कमी है? इसके हवाले से जो असल इन्फॉर्मेशन है वो तो हमारे जो जुल्फ़िकार अली हैं उनके पास है, लेकिन एक छोटा सा कायसा वो ये है कि उनका ये कहना है, जो उन्होंने रिसर्च की है, तकरीबन $1 अरब हम हर साल ज़ाया कर देते हैं, और वो जो भूसा है उसके वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, जिसके पेपर में वो इस्तेमाल होता है, कागज़ बनता है। इसके अलावा चारा जानवरों का वो होता है, तो उसमें $1 अरब का वो हम बचा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वसाइल नहीं है, आम आदमी के पास होते नहीं है, गवर्नमेंट इसमें कोई हिकमत अमली नहीं करती, ना वो जो मशीनें दरकार हैं वो देती है, जिसकी वजह से ये हर साल ज़ाया हो रहा है। एक बात ऐड कर दूँ, फिर उस मेहतू साहब की तरफ चलते हैं कि ये जो फ्लड आए थे, ये जो पानी है हमारे गुजर के गया, इसकी मालियत जो लगाई गई, इदारों ने बताया $10 अरब की मालियत का वो पानी था, और $10 अरब का नुकसान करके निकल गया। अब मेरे ख्याल में चलते हैं जुल्फ़िकार के पास चलते हैं। जुल्फ़िकार, $1 अरब से ज़्यादा की इसकी कीमत बनती है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या वजह टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है हमारे पास, या हमें मालूमात ही नहीं है कि हम इसे कुछ कर भी सकते हैं? जी शुक्रिया शाजिया। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस साल जो गंदम की पैदावार हुई है वो तकरीबन 24 मिलियन टन है, और माहिरीन कहते हैं कि जितनी गंदम होती है उतना ही उसका भूसा होता है। अब जो हालात हैं, जिस तरह से मौसम ने ख़ास तौर पे इस वक्त आंधियाँ चली हैं और बारिश हुई है पंजाब में गंदम की फसल की कटाई से पहले, तो उसने मजबूर किया किसानों को कि वो हार्वेस्टर को इस्तेमाल करें। तो जब हार्वेस्टर इस्तेमाल होता है तो जब वो गंदम को काट लेता है, लेकिन वो एक स्ट्रा या एक तिनका छोड़ता है गंदम की फसल से, जो जिसका जो साइज़ होता है तकरीबन ज़मीन से कोई 1 फीट का होता है, तो वो नहीं काट सकता। अब हुआ ये है कि इस जो काटी गई गंदम है, यानी 24 मिलियन टन का उतना ही भूसा, लेकिन हम ये कहते हैं कि उतना नहीं, लेकिन 45 से 50% ये भूसा जो है वो खेतों में रहा है। तो अब किसानों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इसको हाथ से काट सकें, क्योंकि उसकी एक तो बहुत महंगी है, ये लेबर बहुत महंगी है कि वो हाथ से उसको भूसे को काटें और फिर उसकी जो है वो तोड़ी बनाएं और जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल करें। तो उन्होंने इसका आसान हल ये बनाया है कि उन्होंने खेतों में आग लगाई है, और तकरीबन समझें कि GT रोड पे लाहौर से जैसे ही आप निकलते हैं तो जेहलम तक जो है वो दोनों तरफ आपको जो खेत हैं वो स्याह नज़र आते हैं, और यही हाल जो है सिंध में और दीगर सूबों में भी हुआ है सॉरी। तो इसमें ये हुआ है कि इस वक्त इस भूसे की कीमत जो है बाज़ार में ₹6 फ़ी किलोग्राम है। अब आप इसी प्राइस को लें तो आप इसकी जो क्वांटिटी बनती है वो तकरीबन 1,12,00,000 टन बनती है, जिसको ये आग लगाई गई है। तो इसका जो है वो 70-72 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो ये तकरीबन 90-92 अरब रुपए की जो थी फसल थी या जो प्रोडक्ट थी, किसानों ने सिर्फ इसलिए उसको आग लगा दी कि उनके पास इसको काटने का इंतज़ाम नहीं था। इसके लिए 2 किस्म की मशीनें होती हैं, एक मशीन तो कंबाइंड हार्वेस्टर है, और एक इसी किस्म की मशीन जिसको बेलिंग मशीन कहते हैं वो है। जो इम्पोर्टेड मशीन है उसकी प्राइस जो है वो 20 से 25 लाख रुपए है, और जो डस्के की मशीन है सियालकोट की, उसकी प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं है। तो एक फार्मर जिसके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है वो ये मशीन का अरेंजमेंट कहाँ से कर सकता है, और हुकूमत के पास भी ये मशीनें नहीं हैं ताकि वो दें और ये इसको बचा सकें। तो इस तरह से कौम का हर साल, इस साल भी और पिछले सालों में भी $1 अरब का नुकसान हुआ है। हालांकि पंजाब की और दूसरे सूबों की जो ये पेपर मिल्स हैं वो बार बार इसका तकाजा करती रहती हैं कि ये भूसा जो है वो किसान जलाएं नहीं, हमें दें, हम इसको काम में लाते हैं, उससे कागज सस्ता होगा। अच्छा, ये जुल्फ़िकार ये बताएं कि ये आपने कहा कि हुकूमत मशीनें फराहम करे, तो आप कह रहे हैं कि ये कर्जों पर फराहम करे या गवर्नमेंट खुद इसमें कोई इनिशिएटिव ले? क्या आप सजेशन क्या है इस हवाले से? समी साहब, एक तो यह है कि ज़राअत के हवाले से बड़ी अहम बात यह है कि जो 18वीं तरमीम है उसके बाद डिवॉल्व हो गई है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर फेडरल लेवल पे तो इसके पास अब कुछ नहीं है सिवाय मशवरे देने के। सूबों के पास इसके पूरे इख्तियारात हैं, और सूबाई हुकूमतों के पास ये जो ज़रूरी आलात होते हैं वे किराए पे देने की प्रोविजंस है, और ये देते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें जो होती हैं वो किसानों को किराए पे देती हैं, लेकिन वो ये अलग स्टोरी है कि उन मशीनों की सूरत हाल क्या होती है, वो किराए पे मिलती हैं, किन को मिलती हैं, और ये मशीनें जो है वो कहाँ पड़ी रहती हैं सारा साल। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मेरा भी एक सवाल है, ये बताइए कि ये हुकूमतों को देना चाहिए। सवाल मेरा ये है, आप इतने अरसे से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बारदाना ठीक नहीं देते वो मशीनें दे लेंगे? नहीं, ये तो देखिए ये इंतजामी मामला है, ये तो हुकूमतों की जो बैड गवर्नेंस है वो इसका एक दूसरी मिसाल मेरे सामने हमने आपके सामने लाई है।
सही साहब बात यह है कि ये हुकूमत का ही काम है। एक फार्मर जो ठेके पे 30-40 हज़ार रुपये एकड़ की ज़मीन लेता है, ये उसके बस की बात नहीं है। उसके लिए आप यकीन करें, कल मैंने देखी है सारी सूरत अपनी आंखों से और तकरीबन रोना नहीं आया। बाकी चीज़ें जो है ना इसी तरह से हुई हैं कि एक तीली लगी है, माचिस की सिर्फ एक दिया सलाई इस्तेमाल हुई है और यकीन करें कि 4 एकड़ पे तकरीबन 7-8 मिनट में बिल्कुल सफाया हो गया। तो ये इतनी यार जो है वो इतना बेदर्दी से बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली। यही वो इश्यूज है जो हाईलाइट एक बात हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि आज 12 बजे के बुलेटिन में भी और सारा दिन ये जो भूसा जलाया जाना और इससे जो नुकसानात हैं इसके हवाले से पूरी रिपोर्ट्स आएंगी डिटेल, और फिर इसमें कि क्या हुकूमत कर सकती है इस ये जो $1 अरब का नुकसान हुआ है, ये किस तरीके से आगे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करके इसको बचाया जा सकता है। आज हमारे बुलेटिन में खास तौर पर शाजिया इस बारे में रिपोर्ट्स शामिल रहेंगी। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं। जो पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास हुआ, तुर्क वज़ीर आज़म ने खिताब किया। समी साहब, एक बात तो ऐसा बहुत अच्छी हुई कि अपोजिशन और हुकूमत को काफ़ी अरसे के बाद इस तरह बगैर एहतजाज के अपोजिशन को बड़ा चुप और बड़े डिसेंट वे में बैठे हुए देखा। क्रेडिट मेरे ख्याल में तुर्क वज़ीर आज़म को जाता है। हमें हमेशा हर इजलास के लिए एक वज़ीर आज़म बाहर से बुला लेना चाहिए। देखिए, मैं ये एक जो काजी साहब ने बात की, बात ये है कि अपोजिशन और हुकूमत में इख्तलाफात होते हैं, होने चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत को आईना दिखाती रही है, उनका लेजिटिमेट रोल है। लेकिन जब बात यहाँ तक चली जाए कि आप एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू करते हैं, एक दूसरे के आप नाम रख लें, कोई कहे कि मैं आपको वहाँ पर घसीटूंगा, कोई कहे मैं आपको नैब में बुलाऊँगा। अब आप देखें कि कल जब तुर्की के वज़ीर आज़म थे तो वही चौधरी निसार अली साहब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म में बैठे हुए बड़े आराम से, यानी पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा तो तुर्की का जो वज़ीर आज़म है उसकी इज्जत है, उसको आप ज्यादा दे रहे हैं। और एक मैं बात, एक अगर इजाजत दे दें आप, इख्तलाफी नोट बेशक आप पूरी किताब इख्तलाफ की दे दीजिएगा, एक सिर्फ इजाजत दे दें जो एक अच्छा इसमें जो हमारे सियासतदानों के दरमियान जो एक बुरी सूरत हाल है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि सिंध में के जो अजरक और टोपी के हवाले से कोई बयान चौधरी निसार अली साहब ने दिया होगा, लेकिन अब देखें वो कह रहे हैं कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन, बहरहाल पाकिस्तान के लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी एक अपनी इज्जत है, वो भी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होते हैं और एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहना कि हम हथकड़ियां लगा के उन्हें लेके जाएंगे, क्या मैसेज आप दे रहे हैं पंजाब को? मेरा ख्याल है ये बहुत नॉनसेंस है। यानी ये जो पीपल्स पार्टी है उनके लीडरान को वो चाहिए कि वो जो अयाज सोमरो साहब ऐसे वो पता नहीं वजीर कानून है, पता नहीं क्या चीज है, इनका इत्तफाक राय है। मसलन कोई ऐसा कानून नहीं बनाना कि इस मुल्क में करप्शन का बहुत बदनवानी इस मुल्क को ले डूबी कि इस पे मिलके कोई कानून बना ले, किसी को सजा हो जाए। ठीक है, अभी तो FIA ने यह भी कह दिया कि जी साबित नहीं हुआ जो काजमी साहब वजीर थे और वो ब्यूरोक्रेट्स पे डाल दिया। बहरहाल हमें नहीं पता वो क्या मामला। तमाम वो असल मामलात जिनसे इनके मफादात मुंसलिक हैं उस पर कोई लड़ाई नहीं है। अजरक पे लड़ाई है, चांद नजर आया नहीं आया उस पर लड़ाई है, लिहाजा ये हमेशा सतहियत की तरफ लड़ाइयों के ले जाते हैं। इस बात पे कोई लड़ाई नहीं है कि ये अगर 1 अरब, ये 1 अरब की बात करती है, यहाँ ज़मीन भरी हुई है और ख़जाने। और एक और बात, ये जो मेथू साहब ने स्टोरी दी, यहाँ बात करना गुर्बत ख़त्म करने में 2-4 सदियाँ लग जाती हैं ताकि अगली नस्ल जो है 4-7 नस्लें बर्बाद हो जाएं। अगर आप इस मॉडर्न साइंस और इस अहद में काम करना चाहें तो ये तो आप 1 अरब की मिसाल दे रहे हैं ना, मैंने 10 अरब की अभी आपको मिसाल दी कि उस पानी को अगर आप एक रुख दे लेते अपने मफाद की तरफ तो जो 10 बिलियन की बर्बादी करके गया है वो यहाँ कैसे लहलाते खेत बना सकता था। मगर आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है कि आप अजरक पे लड़ें, आप डैम बनेगा तो हम मर जाएंगे, डैम नहीं बनेगा तो हम जिंदा हो जाएंगे। शकील से बात कर लेते हैं। शकील हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। शकील, कल बड़े अरसे के बाद पार्लियामेंट का माहौल बड़ा पुरअमन पुरसकून देखने में मिला, आज तुर्क वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी? देखिए शाजिया, आज तो एक हाई लेवल कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग है जो कि वज़ीर आज़म गिलानी और तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब एर्दोगान जो हैं वो मुश्तरका तौर पर उसकी सदारत करेंगे, और उसके बाद तकरीबन 5 मुआहदे हैं इक़्तिसादी शोबे में जिन पर दस्तखत किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो रोड मैप है एक $2 अरब तक तजारत ले जाने का, उस पर बात होगी और उसका कोई मैकेनिज़्म तय किया जाएगा। और लेकिन सबसे अहम बात यह है आज की मसरूफियात में नवाज शरीफ की मुलाकात होगी तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब एर्दोगान से, क्योंकि कल पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास था आपने देखा, जैसा आपने भी जिक्र भी किया कि बड़ा अच्छा माहौल था, लेकिन तुर्की के वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा पैगाम दिए मुख्तलिफ पार्टीज़ को, ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन को भी और कुछ बाकी
ऐसे हलकों को भी मतलब सबसे बड़ा पैगाम अपोजिशन को दिया। हालांकि वो आज नवाज शरीफ के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसमें प्राइवेटली भी ये मैसेज दे सकते थे कि आप हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, लेकिन उन्होंने पब्लिकली ज्वाइंट सेशन के दौरान ये कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमतों को गिराना नहीं होता और तनकीद बराए तनकीद नहीं होता, बल्कि अगर हुकूमत गलती पे है तो उसकी इस्लाह करना अपोजिशन का काम है। साथ साथ उन्होंने हुकूमत को मैसेज दिया कि जो इक़्तिदार है वो अवाम की तरफ से एक भारी जिम्मेदारी है और अवाम के मफादात के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए। और एक और अहम बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तनहा नहीं है, हम उसके साथ हैं। और प्राइवेटली जो मैसेज था इस दौरे का सबसे अहम मैसेज वो ये था, आपको मालूम है कि तुर्की जो है वो नेटो का रुकन मुल्क भी है और सरकारी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि तुर्की के वज़ीर आज़म का जो दौरा था आला सतही वफ़द के हमरा आज मौजूद हैं इस्लामाबाद में अभी भी, वो उसका सबसे अहम जो मकसद था वो ये था कि एक पैगाम देना कि नेटो सप्लाई लाइन की बहाली के मामले पर कि पाकिस्तान के पास इतनी सकत नहीं है कि आप इतना तवील अरसे तक उसको बंद रखें। आपको पहले ही 6 माह हो चुके हैं, आपका बजट सर पे है, 1 हफ्ता रह गया, आपको कम से कम $1 अरब की ज़रूरत है। अभी हमारी वज़ारत ख़जाना के हुकाम से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि हमें अगर 20% इजाफा करें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 46 अरब रुपये हमें सालाना इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में तुर्की का एक किरदार है, ज़ाहिर है अमेरिका की तरफ से पैगाम। अच्छा मियां शायद ये बताइए कि मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि शकील साहब ये बताइए कि आज इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने दावत दी हुई है तुर्की के वज़ीर आज़म की, तो क्या किसी हकूमती साथी को भी उन्होंने इनवाइट किया है? वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदगी होगी उसमें? नहीं समी साहब, हुकूमत की तरफ से किसी को दावत नहीं दी गई, बल्कि इस मुलाकात में नवाज शरीफ होंगे, उनके साथ चौधरी निसार होंगे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी होंगे और इसाक डार भी होंगे। यानी ये खालिस्तान PMLN की क़यादत की मुलाकात है तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की के साथ आपको मालूम है कि पंजाब की क़यादत मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पावर सेक्टर में भी उस पर काम कर रहा है तुर्की। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। कई साहब कल बहुत से लोग एतराज़ कर रहे थे, मैं भी वैसे सोच रही थी कि सब ये कह रहे थे कि तुर्क वज़ीर आज़म अपनी कौमी ज़बान को ज़्यादा वो उस पर ख़िताब कर रहे थे, प्रायोरिटी उनकी ये थी, लेकिन हमें अपनी कौमी ज़बान का कुछ नहीं था, हम अंग्रेज़ी में ख़िताब कर रहे थे। कल बहुत लोग ये डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये मुल्क जो हैं बाज़ मुल्कों में, इवन चाइना वाले जब आते हैं तो वो अपनी ज़बान, और इवन यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं मिसाल के तौर पे फ्रांस भी है। खैर ये एक अच्छी बात है, अगर आप कर लें अपनी ज़बान में बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने अंग्रेज़ी, हमारी वो भी एक किस्म की अपनी ज़बान ही बनी हुई है, सरकारी जो सारी खतों की ताकत है वो अंग्रेज़ी में होती है, तो उन्होंने अगर अंग्रेज़ी बोल ली है तो वो मेरा ख्याल है उन्हें उर्दू इतनी आती नहीं होगी। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ अली कोयटा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम, और समी साहब और काजी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तज़किया कर रहे हैं, और तकरीबन एक 10 मिनट आप लोगों को मैंने बर्दाश्त किया और 1 मिनट अगर आप लोग मुझे बर्दाश्त करते तो बढ़िया नवाजिश होती आप लोगों की। तो असल में मसला ये है कि आप लोगों का जो सवाल था, माशाल्लाह काजी साहब और समी साहब को हमेशा मैं देखता हूँ दोनों का, और माशाल्लाह आप खुद का मैं बहुत फैन हूँ। असल में कोयटा के जो मामलात हैं, अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ हमारा ताउन में हमें फायदे क्या हुए हैं? फायदे तो आज तक हमें कुछ नहीं हुए हैं। आज तक जो कोयटा के हालात खराब है वो अमेरिका की वजह से है और भारत की वजह से है। आज हम जनाजे वहां पर जब उठा रहे हैं तो हमारे लिए रोने वाला कौन है? हमारे लिए आवाज बुलंद करने वाले कौन है? आज तो मिस परसेंट के लोग जो मिस परसेंट हुए हैं वो दहशतगर्द लोग हैं जो इंटेलिजेंस ने उठाए हैं। आज तक जो मिल्लत जाफरिया के लोग, हमारे बिरादरी के लोग कोयटा में जो शहीद हो रहे हैं किलिंग टारगेट में, हजारों लोग हमने जनाजे उठाए हैं। आप कब्रिस्तान में एक दफा अगर दौरा करें तो हम आपको बताएंगे कि जिसमें 12 साल के भी बच्चे हैं, जिसके 6 साल के बच्चे तक भी मौजूद हैं। आज तक मुझे दुनिया न्यूज से भी ये गिला है, समी साहब और काजी साहब से भी मुझे गिला है, और आपसे भी मैडम गिला है कि इतने वाकयात होते हैं कोयटा में। इसके लिए मिसेस परसेंट के लिए तो आप लोगों ने हजारों प्रोग्राम किए हैं। मिल्लत जाफरिया को जो कोयटा में चुन चुन करके कत्ल कर रहे हैं उसके लिए तो आप लोगों ने एक भी आवाज नहीं उठाई है। हाँ, उसमें अलबत्ता जरूरत यह है कि अगर हमें तालिबान के, अब अफगानिस्तान से तालिबान भाग के आ गए, अब कोयटा में हमें मार रहे हैं, सही, इसके लिए आवाज क्यों उठाया नहीं जा रहा है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात तो ये मैं कहूँगा कि एक चलें, उन्होंने खुद अपनी आवाज़ बन के दुनिया TV के जरिए ही उनकी आवाज़ पहुंची है, और मेरे ख्याल में हम बात करते भी रहे जो एथनिक किलिंग
होती रही है, हम इस हवाले से बात करते भी रहे हैं, मगर खुद उनका माफियूज ज़मीर भी सामने आ गया। देखें, वो जो उन्होंने बात कही ना, वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है, एक खास कम्युनिटी है, वो एक टारगेट हो रही है, वो किलिंग हो रही है, तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं। तो उन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन जो वो बात कर रहे थे, वो दर हकीकत उनकी फ्रस्ट्रेशन की गमाजी कर रहा था। मीडिया बात उठाता है, जो उन्होंने निशानदेही की, हमने तो खैर प्रोग्राम भी किए, लेकिन इसको मजीद उठाते रहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी किसी का मजहब है, कोई भी फिरका है, उसको जिंदा रहने का हक है, और हम सबको मिलकर जिंदगी गुजारनी है। वो इस मुल्क के शहरी हैं, और ये हुकूमत का काम है कि वो उनको फराहम करे प्रोटेक्शन। उन्होंने एक बात की मिसिंग पर्सन की, तो मैंने अपनी खबर में भी जिक्र किया था। आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो मिसिंग पर्सन की जो एक पिटीशन है उसके हवाले से कोई स्पेशल वो देने वाले हैं, डिसीजन देने वाले हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में जब दहशतगर्दी का कोई मुल्क शिकार होता है तो काजी साहब उसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन की जाती है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ग्वांतानामो में बनाया उन्होंने, और अमेरिकी शहरियों के भी राइट्स उन्होंने सलब किए, नई लेजिस्लेशन की कि कोई अगर अमेरिकी शहरी को पुलिस वहाँ पर पकड़ती है इस शक में कि वो दहशतगर्दी में है, तो वो उनको इख्तियार दिया गया कि वो 5 साल तक 6 साल तक किसी वकील को भी उसकी रिसाई नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ लॉज में कोई तब्दीली नहीं की गई, गायब कर तो दिए जाते नहीं, वो जिसकी वजह से ये लोग गायब किए जा रहे हैं। हमारी पार्लियामान का, हमारे सियासतदानों का फर्ज है कि वो ऐसी लेजिस्लेशन करें, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को एम्पावर करें कि वो जो लोग यहाँ पर अमन को ख़राब करते हैं उनको वो पकड़ सके, और उनकी स्पेशल उनको वो राइट्स नहीं दिए जा सकते। एक किलर को वो आप राइट कैसे दे सकते हैं जो एक आम शहरी को है? तो मेरा ख्याल है वो इस हवाले से जो उन्होंने बात की। हम खबर और डिस्कस करने येलो कैब स्कीम वाली, मियां गफ्फार भी हमारे साथ हैं, आप जरा पहले इसमें थोड़ा सा ये है काजी साहब, मियां साहब इसको पूरी डिटेल बताएंगे कि वो येलो कैब की चाबियां नहीं दी गई और हज़ारों की तादाद में लोग मुंतज़र हैं, और पैसे पंजाब बैंक में जमा है तकरीबन 2.5 अरब रुपया, और उसका जो कर्जा है, उसका जो सूद है, वही पंजाब हुकूमत खा रही है। इसकी तफसील मियां गफ्फार साहब के पास है। से बात कर लेते हैं। मियां गफ्फार साहब, क्या वजह है, क्यों लोगों को अभी तक गाड़ियां नहीं दी जा रही? वो बेचारे लोग जिन्होंने डाउन पेमेंट के लिए कर्जे उठाए, उनको अब सूद उस पर देना पड़ रहा है। अपने मनपसंद काफी लोगों को गाड़ियां दी भी जा चुकी हैं, दूसरे लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? पहली कुरानदाजी जो हुई थी ना, ये रावलपिंडी डिवीजन में, डीजी खान और मुल्तान डिवीजन में, ये हुई थी 29 अगस्त 2011 को, 8 महीने गुजर चुके हैं। अच्छा, इसमें 24,600 लोगों को गाड़ियां देनी थी। कामयाब बोली दिनदार को कहा गया कि जी आप पैसे जमा करवा दे। लोगों ने सुजुकी कार का तकरीबन 95,000 और जो वैन है बुलान उसका तकरीबन 1,11,000 जमा करवाया। अब पैसे लोगों ने सूद पे उठा हुए हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने सूद पे पैसे लिए कि 2 महीने बाद गाड़ी आ जाएगी, फिर वो उसके बाद गाड़ी चलाएंगे और पैसे देते रहेंगे। अब जो रकम उन्होंने जमा करवाई उससे ज्यादा वो सूद दे चुके हैं। सूदखोर हर जगह के घर पे होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से गाड़ियां नहीं मिलती। डीजी खान में इस वक्त 2,500 गाड़ी खड़ी है, भावलपुर में इस वक्त 2,200 के करीब गाड़ी खड़ी है। कल भी कोई 20-25 ट्रक उतरे हैं गाड़ियों के, लेकिन गाड़ियां आगे तस्लीम नहीं हो रही, और खड़ी खड़ी गाड़ियां खराब भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मियां गफ्फार साहब आपका। अच्छा, वक्त कम है, वो टेक्सला में वो जो स्टोन क्रशिंग की, हाँ, वो उनसे पूछ लेते हैं। वो तो अदालती अहकामात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टोन क्रशिंग हो रही है वहाँ पर, और पूरी की पूरी पहाड़ियाँ गायब की जा रही हैं, और 62 लोग हैं। अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं तो वो उनसे पूछ लें। सैयद सदफ हमारे साथ हैं। सैयद सदफ बताएगा कि क्या कोई रोकने वाला नहीं है? अदालती अहकामात भी हैं कि इस तरह स्टोन क्रशिंग ना की जाए वहाँ पर? तब इस तरह कि ये इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जो पहाड़ियाँ आती हैं, पहले तो बड़ी सरसब्ज थी, लेकिन अब पिछले तकरीबन 30 साल से या 300 के करीब पहाड़ियाँ जो है वो बड़ी प्रेशर मशीन जो है वो कायम कर दी गई, जिनकी लीज भी अक्सर खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जारी है काम, उसको दिन की बजाय रात को अब किया जाता है, जिनमें वापडा और ये जो मुतलका इदारे, एनवायरमेंट हो गया, महकमा बादियात हो गया, इनकी मिली भगत से ये रात को ये चलाई जाती है, क्योंकि उनकी लीज खत्म हो चुकी है। अदालत के इसका मतलब अदालती अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। बहुत शुक्रिया सैयद सदफ आपका। जी, अब ये इस पे नोटिस लेना चाहिए, ये इस तरह अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह। शायद ये बहुत सी खबरें आज रह गई, मगर हमने थोड़ी सा जिक्र कर दिया था। एक तो हमने शुगर में बीजीज बैंड का भी जिक्र करना है, वक्त बहुत कम मेरे ख्याल में फिर हम जो तारुफ तो खबरों का हमारे नाज़रीन तक पहुंच ही गया होगा, मगर आप बता दें वो एक इतना पॉपुलर, हाँ, वो पॉपुलर एक बैंड था 70s में, बीजीज,
एक मुस्कुराहट आ गई समीर साहब के फेस पे। यूथ थी हमारी बड़ी बड़ी मशहूर उस वक्त फिल्में आई, सैटरडे नाइट फीवर जॉन ट्रेवोल्टा की, उसके बड़े सॉन्ग्स थे, स्टे इन अ लाइफ। आपको अपना ज़माना याद आ गया और वो एक पूरा इनकलाब ले आए थे। तो वो उनके जो स्टार हैं, पकड़े नहीं गए थे वो इनकलाब के बाद? कौन पकड़ा गया था? इनकलाब के बाद तो पकड़े जाते हैं। अच्छा नहीं, ऐसी बात ही थी, ये म्यूजिक इनकलाब की बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बड़ा एक उस वक्त एक तहलका मचा दिया था। अब 63 इयर्स की एज थी उनकी, तो ही वाज बैटलिंग कैंसर, तो ही हैड ए गुड लाइफ। और उन्होंने स्टे इन अ लाइफ जो भी आप सुन रही हैं बैकग्राउंड में, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा ट्रेजेडी एक इनका गाना था, बहुत गाने थे इनके, और उसमें एक उस वक्त जो एक नई जिद्दत पॉप में जो आई वो इन्होंने दी थी। और ये 3 भाई थे जिन्होंने ये बैंड बनाया था। अब उनमें से कैसे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता? मुझे नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ। और ये जो इन्होंने, एक बात से मुझे एतराज़ है इनकी, जो इन्होंने अपनी जो एक यूथ की जो डिपार्चर का हमें बता दिया है कि हम जवान थे, माशाल्लाह अब भी ठीक हैं ये, तो इतनी मायूसी की कोई वजह नहीं। ज़हनी तौर पे तो अभी भी जवान है, लेकिन शायद जिस्मानी तौर पर उतना जवान नहीं रहा। उस तरह नाच नहीं सकते हम, उस तरह गा नहीं सकते जिस तरह कॉलेज के ज़माने में, ज़माना स्कूल में जिस तरह करते थे और सारे म्यूजिक को एंजॉय करते थे। अब तो खैर म्यूजिक ही नहीं रहा कि काजी साहब अभी भी यंग हैं। नहीं, वो ठीक कहते हैं कि ये ज़हनी कैफियत का ही नाम है। और बहरहाल ये है कि क्योंकि जिस किस्म की खबरें हम बता रहे होते हैं लोगों को, और वो बता के बूढ़े हो जाते हैं, मगर लेकिन उसमें साथ ही फिर एक रिलीफ आता है, कभी म्यूजिकल रिलीफ, कभी कॉमिकल रिलीफ, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये वो लोग बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे लोग होते हैं जो इस दुनिया में जहाँ इतने गम हैं, इतनी मुसीबतें हैं, वहाँ पर इस तरह का म्यूजिक देते हैं जो आपके चेहरों पर एक मुस्कुराहट। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काजी साहब, समीर साहब, प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@duniatv.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।